कैसे हैं आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी में हिंदी भाषा की उत्पत्ति यानी कि भाषा की उत्पत्ति एक बहुत ही अनोखी टॉपिक मैं आप लोगों को के सामने लेकर के आया हूँ। भाषा की उत्पत्ति। तो दोस्तों, तो भाषा की उत्पत्ति में आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा का प्रादुर्भाव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, कहते ना उनका जन्म, तो जन्म नहीं कहा जाता, कहते भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार से भाषा अचानक किसी दिन आके टपक नहीं जाती है। आकर के जैसे हम और आप किसी एक दिन जन्म ले लेते हैं, तो भाषा उस आधार से जन्म नहीं ले लेती है। भाषा एक क्रम से, एक घटना से चलती रहती है और वही भाषा यानी कि हम सभी उसी में आज भारतीय भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले भाषा क्या होता है या भाषा क्या है? तो भाषा की उत्पत्ति यानी कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है कहना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। तो मित्रों, जब हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों से कहते हैं तो वही भाषा होता है। भाषा की उत्पत्ति, आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, भारतीय भाषा की उत्पत्ति या भारतीय भाषा का प्रादुर्भाव। भारतीय भाषा की उत्पत्ति, तो मित्रों आप सभी को मैं बता दिया हूं, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बन आया है जिसका अर्थ क्या होता है? कहना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? कहना होता है। उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति, तो सबसे पहले हम सभी उत्पत्ति उस काल से है जब मानव ने बोलना प्रारंभ कर दिया। जब मानव बोलना प्रारंभ कर दिया या भाषा को समझने की कोशिश की, तब से भाषा प्रारंभ हो गया और यह अनुमान पर आधारित है। और भाषा किस चीज पर आधारित है? अनुमान पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले, और भारतीय, तो हम सभी भारत के जो रहने वाले वो क्या है? भारतीय। और ये क्या हो गया? भाषा। तो भाषा का अर्थ समझ में आ गया और इसकी उत्पत्ति, ये जो प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ माना जाता है, प्रादुर्भाव हुआ, उसी को हम सभी देखेंगे। तो उसमें आज भारतीय भाषा में, और भाषा का अभिप्राय क्या होता है? अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। यानी भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों को हम सभी अभिव्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, उसको रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम सभी भारतीय भाषाओं को समझने के लिए, भारतीय भाषाओं को समझने के लिए या भारतीय आर्य भाषाओं को समझने के लिए विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांटा है। भारतीय आर्य भाषाओं का काल का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। भारतीय भाषा का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भाषा हम सभी कहते हैं 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। 599 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को मध्य भारतीय आर्य भाषा का नाम दिया गया है और आधुनिक 1000 से वर्तमान अब तक टिल डेट तक जो भाषा हम सभी पढ़ रहे हैं, तो वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आता है। समझ में आ गया? तो आज हम सभी सबसे पहले, ये तो भारतीय भाषा का अध्ययन,
तो अभी जो हम सभी वर्तमान में भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा का नाम क्या है? तो हम सभी अभी पढ़ते हैं हिंदी भाषा। हमारा भारतीय भाषा में हिंदी भाषा अभी पूरे भारत का भाषा माना गया है, राजकीय भाषा हिंदी भाषा को माना गया है। और भारतीय संविधान की अधिनियम 1949 के अनुसार से भारत का राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी भाषा है। तो सबसे पहले हम सभी थोड़ा सा हिंदी का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर तत्पश्चात हम लोग पूरा जड़ से उखाड़ करके अंत तक, शुरू से अंत, अंत से शुरू, यानी कि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे भारतीय भाषा। और ये जो मैं आप लोगों को चार्ट बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे वो एमपी टेट के हों, चाहे वो आरटेट के हों, चाहे वो झारखंड टेट के हों, यूपी टेट के हों, किसी भी टेट के एग्जाम के हों, चाहे वो पीजीटी के हों, कोई भी एग्जाम के छात्र हों, या जो बेसिक हिंदी को जानना चाहते हों, जिनका ऑनर्स हिंदी होना चाहिए, या जिनका हिंदी ऑनर्स है, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो छात्र हैं जो हिंदी रखे हुए हैं, जिनका ऑनर्स हिंदी है, तो उन सभी को यह जानना आवश्यक है। और इंटरमीडिएट के भी ऐसे छात्र जो कुछ साहित्य में रुचि रखें, उनके लिए भी यह आवश्यक है, इतना जानना आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिंदू, सिंधु, हिंदी जो भाषा बना है यह किससे बना है? सिंधु से बना है। दोस्तों, सिंधु और हिंदू, देखिए यहां पर ईरानी आया था तो उसे हिंदू नहीं कहने आता था, सिंधु नहीं कह पाता था, वह स्व को ह पढ़ता था। स्व को क्या पढ़ता? ह, और ध को द, और स्वर वही रहता, तो यह क्या बन गया? हिंदू बन गया। ये हिंदू हम लोगों को किसने कहा? तो मुस्लिम इतिहासकार या ईरानियों ने कहा, ठीक है। और जिस क्षेत्र में हम लोग थे उसे किस नाम से? हिंदुस्तान, वहां की भाषा हिंदी हो गई। तो आज हम सभी ये हिंदी शब्द जो है, मुख्य रूप से हिंदी शब्द यह किस भाषा से आई है? तो हिंदी शब्द आई है फारसी से। किससे आई है? हिंदी शब्द फारसी भाषा से आई हुई है। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा से आई है, ठीक है। और यह किनके द्वारा सबसे पहले कहा गया? तो ईरानियों के द्वारा हम सभी को कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? दोस्तों, ईरानियों के द्वारा हम सभी को हिंदी हिंदू कहा गया। और उसी हिंदी को समझने के लिए हम लोग आज यहां से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो जब विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांट दिया, तो हम सभी भी इसे 3 भागों में पूरा विश्लेषण करते हैं और इसको समझते हैं भाषा के। तो भारत का यही भाषा का जो भारत का भाषा जो है वो यही है। पूरे भारत में जो भाषा चलती आ रही है, जो भाषा चल रही है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। पहला है वैदिक संस्कृति। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी 2, यानी कि इसमें हम सभी एक वैदिक संस्कृत, यानी भाषा जो पढ़ेंगे तो इसमें एक वैदिक संस्कृत था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का भाषा क्या था? एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। हम सभी समझते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है। तो सभी का जड़ क्यों हम लोग संस्कृत कहते आए हैं, आज उसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईसा पूर्व को वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व को वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत में सबसे पहला जो सबसे प्राचीन संहिता था वह उसका नाम था ऋक। क्या नाम था? ऋक। याद रखिए,
ऋक संहिता से ही बना ऋग्वेद। ऋक संहिता से ही बना ऋग्वेद। दोस्तों समझिए, सबसे प्राचीन ऋक, ये ऋक था और इसी ऋक से क्या बना, ऋग्वेद बना। ऋग्वेद अचानक एक दिन में लिखा नहीं गया, यह धीरे धीरे क्रमशः लिखते गए विभिन्न ऋषियों के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऋग्वेद। समझ रहे हैं ना? ऋग्वेद क्या है? विभिन्न ऋषियों के द्वारा और एक लंबे समय तक चलता रहा, एक लंबे समय तक एक प्रक्रिया के द्वारा लिखा गया। इसीलिए सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद ही है। मानव इतिहास का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हम सभी ऋग्वेद को माना कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद यह धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे उसके द्वारा विभिन्न ऋषियों के द्वारा, अकेले किसी एक के द्वारा नहीं लिखी गई। उसके बाद यजु संहिता हुआ, यजु संहिता से यजुर्वेद, शाम संहिता से सामवेद, अथर्व संहिता से अथर्ववेद और उसके तत्पश्चात उपनिषद। उपनिषद क्या होता है थोड़ा सा समझिए। उपनिषद में भारतीय दर्शन, भारत के जो दार्शनिक विचारों उपनिषद में आया, यानी कि जो दर्शन, भारतीय दर्शन को उपनिषद से दिया गया। तो यहां पर उपनिषद दार्शनिक विचार, वेदांगना, वेदों को समझने के लिए क्या लिखा गया? वेदांगना। दोस्तों वेदांगना के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांगना के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये वेदांगना है। तत्पश्चात ऐतरेय ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि अनेक ग्रंथ लिखे गए। ये सभी के सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक का पीरियड, 2000 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या सब? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, दूसरी सबसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों को कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? वेदों को संहिता ग्रंथ, वेद संहिता ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और जय संहिता किसे कहा जाता है पता है आप सभी को? महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में पूछता है। और आपको आज मैं जो लेक्चर्स दे रहा हूं इससे निश्चित तौर पर भारत के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर निश्चित पूछे जाते हैं, निश्चित 100% याद रखिए। तो यहां पर हम सभी देखेंगे उपनिषद। तो यहां तक ये संहिता ग्रंथ, ये था वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन जो भाषा था हम लोगों का क्या था? उसे वैदिक संस्कृत, जो गद्य में था, ठीक, सॉरी पद्य। तो यहां पर हम सभी लौकिक संस्कृत, तत्पश्चात क्या हुआ? लौकिक संस्कृत या संस्कृत भाषा या उत्तर संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व को उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत या संस्कृत के नाम से जाना जाता है, या संस्कृत भाषा। इसमें बहुत ही अद्भुत एक व्याकरणाचार्य यानी कि व्याकरण लिखे जिनका नाम था पाणिनि। तो संस्कृत व्याकरण 1000 से 500 ईस्वी के बीच में लिखी गई संस्कृत व्याकरण, जो किनके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आप सभी से पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में पहला संस्कृत व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया है? आपका आंसर होना चाहिए पाणिनि, और उस व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। उस व्याकरण का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखे गए व्याकरण अष्टाध्यायी, जिसमें बहुत अत्यधिक नियम, कहते हैं ना, नियम रहने के कारण लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वह संस्कृत का एक, यहां से पाणिनि व्याकरण पहला लिखे और उसी के बाद से तो संस्कृत, ये जो वैदिक काल के बाद, ये जो उत्तर वैदिक काल था जिसे हम सभी लौकिक संस्कृत के नाम से या संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं, इसमें लिखा गया क्या सब?
तो आप जानते हैं कालिदास का नाम मेघदूत, ठीक है। मेघदूत के बारे में पता होगा आप सभी को। मेघदूत यानी मेघ को दूत बना करके कालिदास ने क्या दिए थे, कमल भेजे थे, पता ही होगा, वो तो अभी बताना नहीं मुझे। मेघदूत, रामायण, महाभारत, ठीक है। तो ये कुमार संभव, ये सभी किस भाषा में लिखे गए कि लौकिक संस्कृत या और संस्कृत भाषा में। और यह पाणिनि के संस्कृत से अनुशासित था, यानी कि पाणिनि के संस्कृत भी, व्याकरण भी इसी समय में आया, समझ गए। तो पाणिनि ये 1000 से 500 ईसा पूर्व की बारे में बात कर रहा हूं, 1000 से 500 ईसा पूर्व में यहां तक ये रघुवंश ये सभी लिखा गया, ठीक है। तत्पश्चात अब हम लोग प्रवेश करते हैं, यहीं से व्याकरण में जटिलता के कारण आम जनमानस के लोगों तक यह संस्कृत भाषा नहीं पहुंच पाया, और इसमें काफी जटिलता रहने के कारण लोगों की भाषा धीरे धीरे वह पाली हो गई। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रवेश करने का पहला सीढ़ी पाली भाषा है। दोस्तों, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रवेश करने का पहला सीढ़ी पाली भाषा, और यहीं से हम सभी संस्कृत भाषा को यहां से धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया। लेकिन तो यहां से हम सभी तो जो चेंज हुआ, बदलाव हुआ, उसे ही मध्य भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, जिसे हम सभी मध्य भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। 599 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को ये माना जाता है। इसमें 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, ध्यान से समझिए, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक जो भाषा थी उस भाषा का नाम हो गया पाली। यहां पर मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम सभी जानते हैं, इसमें काफी बहुत ही धार्मिक आंदोलन भी हुआ, क्योंकि यहां तक ये जो भाषा था संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा कहा जाने लगा, उच्च वर्गों का भाषा होने लगा, उच्च लोगों का भाषा रहने लगा। जो व्यक्ति चाहे तो उच्च वर्ग के थे उनका भाषा संस्कृत भाषा था, या जो साहित्य समझते थे विद्वानों की भाषा संस्कृत भाषा था। लेकिन जन भाषा के रूप में पाली भाषा प्रारंभ भाषा आया, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक हुआ, जिसमें विभिन्न मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसमें विभिन्न धार्मिक आंदोलन, जैसे हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा को जन भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा उसी अवधि में अशोक सम्राट थे, तो अशोक के टाइम में समय में राजभाषा के रूप में पाली भाषा को स्वीकृत किया गया था। अशोक के समय में राजभाषा के रूप में पाली भाषा को स्वीकृत किया गया था। दोस्त समझ रहे हैं ना, पाली भाषा। और आपसे पूछेगा प्रश्न में, यदि कभी भी पूछा जाए कि भारत का जन भाषा के रूप में कौन सी भाषा, तो प्रथम जन भाषा के रूप में पाली भाषा को स्वीकृत किया गया। प्रथम जन भाषा या ग्राम भाषा, जनता की भाषा पाली भाषा थी। विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तत्पश्चात भाषा का विकास प्रारंभ हो, यानी कि आगे बढ़ता गया। तत्पश्चात प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। ये अचानक एक रोज में नहीं आता, एक निश्चित समय पीरियड से भाषा अपने स्वरूप में बदलता रहता है, और तत्पश्चात विद्वान इसका समय का निर्धारण करते हैं इतने से इतने में। क्योंकि प्राचीनतम जो ग्रंथ होता है, साहित्य रहता है, इतिहास रहता है, उसका विश्लेषण करने के पश्चात तो यहां तक प्रकृत भाषा। तो प्रकृत भाषा में प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी का मतलब 5वीं शताब्दी, 500 ईस्वी का मतलब 5वीं शताब्दी। अभी हम सभी जी रहे हैं, जिंदे हैं 21वीं सदी में, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक में ये प्रकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ,
और इसे मलक्षों की भाषा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, तो यहाँ तक हम सभी ने देखा कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद उत्तर संस्कृत या उत्तर संस्कृत का दूसरा नाम लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली भाषा, पाली भाषा के बाद प्रकृत भाषा और प्रकृत भाषा के बाद अपभ्रंश, प्रकृत भाषा के बाद फिर क्या हुआ, भाषा टूटता गया, अपभ्रंश आया। और ये अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो अपभ्रंश का मतलब होता है जिसका सही शुद्ध उच्चारण न किया जाए। अपभ्रंश का अभिप्राय क्या होता है, शुद्ध उच्चारण न किया जाए। तो जहां पर ये शुभ अपभ्रष्ट, जिसका शुद्ध उच्चारण नहीं करते, तो यहां से अपभ्रंश 500 से लेकर के 1000, और ये अपभ्रंश को टोटल 7 भागों में विभक्त किया गया। अपभ्रंश को 7 भागों में विभक्त किया गया। पहला सरसैनी अपभ्रंश, दूसरा खस अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाष्टीय अपभ्रंश, है ना, और महाष्टीय अपभ्रंश और ब्राचर अपभ्रंश। दोस्तों फिर से हम लोग देख लेते हैं। सरसैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, महाष्टीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ये टोटल 7 अपभ्रंश थे। और इस प्रत्येक अपभ्रंश से ये टोटल ये अपभ्रंश 500 से 1000 ईसा पूर्व, 500 यानी 5वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक, 5वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक का समय अपभ्रंश का समय रहा। और हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार की ये सभी भाषाएं बोली जाने लगी थी। ठीक है। सरसैनी अपभ्रंश, इसमें के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी आता है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी में भी बहुत सारे आता है, जैसे मारवाड़ी आता है, मेवाड़ी आता है, ये सभी उसकी बोली है। ठीक है। तो वो आप सभी को जानना नहीं है उतना। ठीक है। तो यहाँ सब हम सभी सरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, ठीक है, खस अपभ्रंश से हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पैशाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी, ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी, महाष्टीय अपभ्रंश से मराठी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बंगला और उड़िया, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा स्टार्ट हुआ। और ये सभी के सभी भाषा और बोली भी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हिंदी भाषा में टोटल हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 क्या है, उपभाषा और 18 बोलियां हैं। और इस तरह से हम सभी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हिंदी भाषा अब यहां से हम सभी का एक भाषा हिंदी भाषा के रूप में स्टार्ट हुआ। और वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का हिंदी का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का हिंदी जो है, उसको हम सभी भाषा जो है उसको हम सभी अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं और बता दूं, यहां पर मागधी अपभ्रंश से हम सभी जो बिहारी हिंदी है वह किस अपभ्रंश से आया है, तो मागधी अपभ्रंश से आया है। ध्यान रखिएगा, इसी मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम सभी का जो बहुत सारा, जैसे हम लोग कहते हैं मैथिली, जैसे हम सभी कहते हैं क्या, मैथिली के बाद भोजपुरी है, तो बिहारी का जो मगही है, ये सभी क्या है, मैथिली का है। सरसैनी अपभ्रंश को भी 2-3 भागों में बांट करके बताया गया है, तो उतना नहीं देखना है, हम सभी को सिर्फ बिहारी तक यहाँ तक समझ गए। बंगला, उड़िया, ये सभी मागधी अपभ्रंश का हिस्सा था। आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था। तो ये इतिहास था हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रारंभ हुई, तो सिर्फ हम सभी हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं, भारत के किसी भी भाषा की उत्पत्ति का जब बात होती है तो हम सभी को
ये देखना आवश्यक होता है। और इसमें मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सभी का पूरे भारत की भाषाओं पर चर्चा किया हूँ, कोशिश किया हूँ करने का, ठीक है। तो आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग घर में रहें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए। बस मेरा यही सब छोटा सा कोशिश है आप लोगों को। आप लोग भी अपना छोटा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।